हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2019 की 60 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एग्जाम 24 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 के बीच में कंडक्ट होंगे। तो अगर आप लोग आज से कैलकुलेशन लगाएं तो इस एग्जाम के लिए ठीक 60 दिन का टाइम अभी हमारे पास है तैयारी करने के लिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी कि आप लोग 60 दिन की मेहनत करके कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके प्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इस एग्जाम के लिए आप लोगों को किन किन बुक से पढ़ाई करनी है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। मैं उन वीडियोस की लिंक आई बटन में डाल दूंगी। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है वो लोग वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। जिनके पास कोई भी बुक नहीं है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो लोग चाहे तो परचेज कर सकते हैं। उन बुक्स की लिंक आप लोगों को उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास वो बुक्स हैं या उनके इक्विवेलेंट कोई बुक है तो आप लोग उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। वो बुक्स भी आप लोगों के लिए बस हेल्पफुल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है सेम बुक्स आप लोग पढ़ेंगे तो ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप लोगों के पास उन बुक्स के जैसी ही बुक है तो भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। बस आप लोगों को रेगुलरली एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सब्जेक्ट को एक फिक्स टाइम आप लोगों को देना है। आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं जिससे आप लोग इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। मैं अब आप लोगों को डिस्कस करूंगी वन बाय वन हर सब्जेक्ट के बारे में कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली मैं इस एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस कर देती हूँ। कई कैंडिडेट्स को इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में शायद अभी भी डाउट हो, तो वो लोग इस एग्जाम के पैटर्न को एक बार फिर से समझ लें। ये एग्जाम 200 मार्क्स का होता है जिसके लिए आप लोगों को 2 आवर्स का टाइम मिलता है। 2 आवर्स में आप लोगों को इस एग्जाम को सॉल्व करना होता है। इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग। इंग्लिश से 100 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आप लोगों को 100 मार्क्स मिलते हैं। जीके से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आप लोग एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो आप लोगों के 1.25 मार्क्स कट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हो एग्जाम में। आप लोग रॉन्ग क्वेश्चन कम से कम अटैम्प्ट करें जिससे आप लोगों के माइनस मार्किंग के थ्रू कम से कम मार्क्स कट हो। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी ईच सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के बारे में। फर्स्ट में रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगी, देन जीके और लास्ट में इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताऊंगी। लास्ट में मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि आप लोगों को मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टार्ट विद रीजनिंग। आप लोगों को इस स्लाइड पर रीजनिंग के सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे। ये रीजनिंग के वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। ये रीजनिंग आप लोगों की 50 मार्क्स की होती है और आप लोगों को टारगेट करना है रीजनिंग में कम से कम 45 मार्क्स को। ये मार्क मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी रीजनिंग वीक है। जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो 48 to 49 स्कोर करते हैं इस एग्जाम की रीजनिंग में। लेकिन जिनकी रीजनिंग वीक है उन्हें कम से कम 45 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है जिससे उनके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्टली आप लोग रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दीजिए। आप लोगों की रीजनिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर करने में आप लोगों को कम से कम 15 दिन का टाइम लग जाएगा। किन बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ मैं आप लोगों को किरण की बुक के बारे में बता देती हूँ। आप लोगों को रीजनिंग पढ़ने के लिए किरण को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किरण की बुक इतनी मोटी होती है और इतनी सारी रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिलेंगे कि काफ़ी टाइम आप लोगों को इसमें वेस्ट चला जाएगा। और एसएससी की रीजनिंग के लिए आप लोगों को इतनी सारी रीजनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएससी में बहुत हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती है। आप लोगों को उस वीडियोस में जो बुक दिखेंगी उनमें से कोई एक बुक आप लोग परचेज कर लें और अपनी रीजनिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर कर दें। देन आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे आप लोगों की रीजनिंग की प्रिपरेशन होती रहेगी। आप लोगों को रीजनिंग के लिए और ज़्यादा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट आप लोग 15 दिन में आप लोग अपनी रीजनिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर कर दीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को 15 दिन में रीजनिंग के सभी टॉपिक्स पढ़ने के लिए रोज़ कम से कम 2 आवर पढ़ाई करनी है। रीजनिंग में आप लोग कम से कम रोज़ 2 घंटे पढ़ेंगे तो आप लोगों के 15 दिन में रीजनिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली आप लोग 45 स्कोर रीजनिंग में कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जीके के बारे में। आप लोगों को इस स्लाइड में जीके के उन सभी टॉपिक्स के नाम दिख रहे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट मैं हिस्ट्री पर बात कर लेती हूँ। हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें 4 क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मली मॉडर्न हिस्ट्री से और 3 क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। अभी के पैटर्न में एसएससी के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बढ़ रहा है और एशियंट हिस्ट्री का वेटेज कम होता जा रहा है। इसलिए आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ना है, देन आप लोगों को एशियंट हिस्ट्री पढ़ना है। साइंस से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आएंगे।
डेफिनेटली बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। साइंस एक बहुत वाइड एरिया होता है, आप लोग साइंस जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें। फर्स्टली आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये याद करना ईजी रहता है और एक लिमिटेड पोर्शन इसका है साइंस में फॉर दी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, फॉर दी SSC एग्जामिनेशन। उसके बाद आप लोग बायो को टारगेट करें। बायो एक बहुत वाइड एरिया है, आप लोग साइंटिफिक नेम उसमें कर सकते हैं, किंगडम सेल कर सकते हैं, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करती हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में एग्जाम में ज़्यादातर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इकोनॉमिक्स की सारी डेफिनेशन को पढ़ के जाएं। वो डेफिनेशन किसने लिखी है वो आप लोग पढ़ के जाएं। आप लोग पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि अब चलना बंद हो गई हैं, फिर भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए आप लोग वो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लें। गवर्नमेंट की पुरानी और नई स्कीम्स को पढ़ लें। जो नई कमेटी गठित की जाती हैं, जो भी नई कमेटी फॉर्म की जाती हैं, वो लोग आप पढ़ के जाएँ उसमें, स्पेशली इकोनॉमिक बेस्ड। आप लोग को इकोनॉमिक में कम से कम ये टॉपिक्स पढ़ना है। देन आप लोगों को किरण की जीके बुक में जो भी इकोनॉमिक टॉपिक मिलेंगे वो लोग आप लोग पढ़ के जाएं। मैं आप लोगों को बेसिकली किरण रिसेंट दिशा पब्लिकेशन से कैसे तैयारी करनी है वो बता रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई और बुक है तो उसमें क्या सिलेबस दिया हुआ है मुझे नहीं पता। वैसे तो सभी कॉम्पिटिटिव बुक में जीके में यही सिलेबस दिया जाता है जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर देते हैं। आर्ट एंड कल्चर से कम 3 to 4 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी SSC CHSL के एग्जाम कंडक्ट किए गए, जिसमें 25 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मुझे आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिली। मैंने जो CHSL एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया उसमें 25 में से 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आए थे। तो आप लोग 50 क्वेश्चन में से कम 3 to 4 क्वेश्चन मेजर कर सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में आने वाले हैं। आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़ना है। बेसिकली डांस फॉर्म पढ़ के जाइए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किसने डिजाइन की वो पढ़ के जाइए, कोई ड्राइंग होती है स्पेशली वो किसने बनाई वो आप लोग पढ़ के जाइए। आप लोग डांस को बेसिकली कर लीजिए सबसे पहले, और कुछ जातियाँ होती हैं उनको कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आप लोगों के आर्ट एंड कल्चर में, जिससे आप लोगों के 3-4 मार्क्स आराम से बन जाएंगे आर्ट एंड कल्चर में। नेक्स्ट ज्योग्राफी में 7 to 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की उनको पढ़ लीजिए, और जो करंट में ज़्यादा व्यू में है उन्हें पढ़ के जाइए, चाहे वो अपनी नेबरिंग कंट्री हो या ना हो। आप लोग चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबको पढ़ के जाइए, और जो भी इंडिया की 8 नेबरिंग कंट्री हैं आप उनको पढ़ के जाइए। उनके आप लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़िए, करेंसी के बारे में पढ़िए, कैपिटल के बारे में पढ़िए, आप लोग उनकी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़िए। वहाँ की जो भी स्पेशल रिवर्स हैं, वर्कने हैं, पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, वो सब आप लोग पढ़ के जाइए। ये आप लोगों की ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। साथ में पॉलिटिकल पार्ट भी आप लोगों का इससे कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिटी हो। कभी कभी इंटरनेशनल पॉलिटी में भी अब क्वेश्चन देखने को मिलने लगे हैं नेबरिंग कंट्रीज से, तो आप लोगों के 7 to 8 मार्क्स इससे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आप लोगों के इस एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटी में क्या पढ़ना है वो मैंने अभी आप लोगों को रिसेंटली डिस्कस किया। इंडियन पॉलिटी में आप लोग सबसे पहले आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं पॉलिटी में, वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, जो आप लोगों को बुक्स में हाईलाइटेड मिल जाएंगी। आप लोग किसी भी जीके का बुक को देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पॉलिटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अलग से हाईलाइटेड मिल जाएंगे, उन्हें आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। अपनी पॉलिटी को अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा सीटें भी पढ़ सकते हैं कि राज्यसभा से लोकसभा से क्या सीटें दी गई हैं। बिहार को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रख के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिहार में अभी रिसेंटली इलेक्शन चल रहे हैं। एमपी को पढ़ लीजिएगा, एमपी में भी इलेक्शन चल रहे हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर से इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ईजी लेवल के होते हैं। आप लोग इसमें शॉर्टकट कीज भी याद कर लीजिएगा, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ लीजिएगा। इन्हीं से आप लोगों को कंप्यूटर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ स्टैटिक जी के बारे में। स्टैटिक जी के से आप लोगों को 5 to 6 क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जी के आप लोग जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितना रट सकते हैं उतना रटिए। उसका एरिया भी बहुत वाइड होता है। एनवायरनमेंट से एग्जाम में 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बहुत इजी लेवल का रहेगा, उसे आप लोग बिना पढ़े भी अटैम्प्ट कर लेंगे। फिर भी अगर आप लोगों ने कभी एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है तो एक बार आप उसे पढ़ लीजिए। बहुत आसानी से एनवायरनमेंट याद हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। और क्लाइमेट चेंज वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा आजकल मुद्दे उठने लगे हैं, तो एनवायरनमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो आप लोग 1 क्वेश्चन इसमें से लेकर चलिए, जो एग्जाम में हर बार कम से कम पूछा ही जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स से आप लोगों को 8 to 9 क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक करंट अफेयर होता है, जिसमें आप लोगों से पीपल इन न्यूज, पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है।
करंट अफेयर का ये हर टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को सभी टॉपिक्स पे ध्यान देना है। बुक्स और ऑथर को पहले पढ़ लीजिए। कम से कम 2 बुक्स एंड ऑथर आप लोगों से इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट एग्जाम में जब मेरा एग्जाम हुआ था तो बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पोर्ट्स को पढ़ के जाइए। IPL बहुत रिसेंटली अभी चर्चा में है, तो IPL को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। IPL से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से एग्जाम में। इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। पता चले इसी से 1 क्वेश्चन पूछ लिया, 2 क्वेश्चन पूछ लिया, पता चला 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो स्कीम्स को एक बार पढ़ लीजिए। पोर्टफोलियो पढ़ लीजिए। पीपल इन न्यूज़ होते हैं, उन्हीं को पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। ऑब्जरीज आती हैं, कोई नई अपॉइंटमेंट होती हैं, वो पीपल इन न्यूज़ पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोगों को 8 to 9 क्वेश्चन करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। आप लोग इसके लिए स्पीडी पढ़ सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की करंट अफेयर बुक मैगजीन ले सकते हैं, या जो भी बुक आप लोग रेफर करते हैं करंट अफेयर के लिए, उससे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ टाइमिंग के बारे में। आप लोगों को जीके रोज कम से कम 3 to 4 आवर्स पढ़नी है, तभी आप लोगों की जीके 2 महीने में अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगी। आप लोगों को 1 by 1 सारे टॉपिक क्लियर करते चलने हैं जीके में, और रोज़ रिविजन करना है। अगर आप लोग रोज़ जीके 4 आवर पढ़ रहे हैं तो आप लोग 3 घंटे नया पढ़िए और 1 घंटे रिवीजन को दीजिए। इस तरीके से आप लोगों की जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगी। जीके रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगती है। आप जितना ज़्यादा जीके को रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जीके स्ट्रांग होगी और एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। अगर आप लोग इसी तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जीके की, तो डेफिनेटली आप लोग 30+ स्कोर इस एग्जाम में कर पाएंगे जीके में। और 30+ स्कोर में जीके में एक अच्छा स्कोर मानती हूँ। जिनके 30+ स्कोर आ जाता है जीके में, वो एक अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि जीके में 30 स्कोर लाना कोई आसान काम नहीं होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि जीके का टॉपिक बहुत वाइड होता है, इसे पूरी तरीके से याद करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप लोग 50 में से 30 मार्क्स जीके में ला जाते हैं तो आप लोगों का अच्छा स्कोर बनेगा इस एग्ज़ाम में, इतनी मैं आप लोगों को इस गारंटी देती हूँ। आप लोगों को एग्जाम में कम से कम 30+ स्कोर करना है, और 25 से कम किसी को भी नहीं लाना है। 25 तो आप लोगों के आने ही आने चाहिए, और 30+ आप लोगों को स्कोर करने की कोशिश करनी है। रोज़ 3-4 घंटे आप लोगों को जीके पढ़नी है। कौन सी बुक्स हो सकती है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उनकी लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट, इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वो 100 मार्क्स की होती है। कैसे आप लोगों को पढ़ना है वो डिस्कस कर लेते हैं। या आप लोगों को इंग्लिश के सारे टॉपिक्स के नाम दिख रहे होंगे, दैट आर एरर डिटेक्शन, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, RC एंड पैराजम्बल्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन एक ही बात होती है। कई कैंडिडेट मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैंने नरेशन को डिस्कस नहीं किया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन एक ही बात होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। RC और पैसेज एक ही बात होती है। एरर डिटेक्शन, फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन तीनों के लिए आप लोग मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, और उससे आप लोगों के इन तीनों टॉपिक्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों के 25 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे उस एक बुक से। इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। इस तरीके से आप लोगों की इन तीनों टॉपिक्स की प्रिपरेशन होगी, जिससे आप लोग 25 आराम से स्कोर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। आप लोगों को मिरर ऑफ कॉमन एरर्स रोज़ कम से कम आधे घंटे पढ़नी है। उस आधे घंटे में आप लोग कम से कम 5 सेट्स लगाएंगे उस बुक से। उस बुक में करीब 300 सेट्स दिए हुए हैं, जो मैं पुरानी बुक की बात कर रही हूँ। नई बुक्स में 470 सेट्स शायद दिए हुए हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की। मेरे पास पुराना सेट पड़ा हुआ है जिसमें 300 सेट दिए हुए हैं। आप लोगों को रोज़ कम से कम 5 सेट्स लगाने हैं। आप लोगों के पास चाहे नई बुक हो चाहे पुरानी बुक हो, रोज़ 5 सेट्स आप लोग लगाएंगे। उसके लिए आप लोगों को आधा घंटा निकालना है। आधे घंटे में आप लोगों के जो भी 5 सेट्स में क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। इस तरीके से आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। उसमें हो सकता है आप लोगों को एरर डिटेक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन मिले, लेकिन उससे आप लोगों के फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इंप्रूव होंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह रही हूँ। मैंने इन तीनों टॉपिक्स को केवल मिरर ऑफ कॉमन एरर से इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड इडियम्स। इसके लिए आप लोग रुक्मणी पब्लिकेशन से पढ़ाई कर सकते हैं। उस बुक के 3 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। कई कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि SP बख्शी पढ़ लें, MB पब्लिकेशन पढ़ लें, नीतू पब्लिकेशन पढ़ लें। अगर आप लोग नीतू पब्लिकेशन से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहें तो रुक्मणी पब्लिकेशन ले सकते हैं। बात का मतलब यहाँ से भी है, आप लोग या तो नीति पब्लिकेशन ले लें या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन ले लें। आप लोगों को स्टेनोग्राफर की तैयारी करने के लिए MB पब्लिकेशन, SP बख्शी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो बेशक आप लोग ये बुक ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को केवल एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा टारगेट किया है स्कोर करने का, तो आप लोग
केवल रुक्मणी पब्लिकेशन या फिर नीतूश्री पब्लिकेशन से पढ़ लीजिए। आप लोगों को इसके अलावा कोई और बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के तीनों वॉल्यूम्स लगा लेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप लोग 85 स्कोर कर पाएंगे इस इंग्लिश में कम से कम। मैंने खुद रुक्मणी पब्लिकेशन से ही पढ़ाई करके इसमें अच्छा स्कोर किया था। नेक्स्ट बात कर रही थी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लोज टेस्ट आरसी पैराजम्बल्स के बारे में। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को रुक्मणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 1, 2, 3 तीनों में मिल जाएंगे। इनसे आप लोगों की इन सारे टॉपिक्स की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग अगर एंडोसाइन की बात करें तो उसमें बहुत अच्छे एंडोसाइन उसमें दिए हुए हैं। उसमें जो एंडोसाइन दिए हुए हैं वही एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप लोगों को वही एंडोसाइन अपने स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग एक बार उस बुक के एंडोसाइनो पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कहीं और से एंडोसाइनो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इडियम्स के बारे में, आप लोग अगर तीनों वॉल्यूम्स लगा लेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन के तो भी आप लोगों को इडियम्स के लिए कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आप लोगों को कुछ स्पेशल न्यू इडियम्स मिल जाएंगे जो इडियम कभी भी एसएससी सीजीएल टायर 2 या फिर सीएचएससी के एग्जाम में पूछे गए होंगे तो वो न्यू इडियम्स आप लोगों को मॉक टेस्ट से मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिव पैसिव के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, ये एक बहुत लिमिटेड टॉपिक होता है। इससे क्वेश्चन 10-10 पूछे जाते हैं, मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक ये होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एक दिन एक्टिव पैसिव पढ़ लीजिए 2 घंटे बैठकर, एक दिन बैठकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिए 2 घंटे। इस तरीके से 4 घंटे में आप लोगों के इनकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को इनके रूल्स समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए, रुक्मणी पब्लिकेशन लगाते रहिए, आप लोगों की अच्छे से उसमें प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट के बारे में बात कर देती हूँ। क्लोज टेस्ट 20 मार्क्स के आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप लोग रुक्मणी पब्लिकेशन से रोज़ एक क्लोज टेस्ट लगाइए, इससे आप लोगों की क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी एग्जाम तक। नेक्स्ट आरसी आप लोग रोज़ आप लोग रुक्मणी पब्लिकेशन से एक आरसी लगाइए, आप लोगों की उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आरसी 15 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, ये 15 मार्क्स आप लोगों के रुक्मणी पब्लिकेशन से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराजम्पल 5 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, इसके लिए भी आप लोग रुक्मणी पब्लिकेशन लगाइए। मैं रुक्मणी पब्लिकेशन इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने उन्हीं बुक से पढ़ाई की है। मैंने नीतूश्री पब्लिकेशन अभी तक नहीं पढ़ी, मैंने वो बुक देखी है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। लेकिन मैंने खुद रुक्मणी पब्लिकेशन से ही पढ़ाई की है, इसलिए मैं आप लोगों को उसी बुक का गाइडेंस दे रही हूँ। मुझे मालूम है उस बुक में क्या क्या दिया हुआ है, इसलिए उस बुक के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि इन 25 मार्क्स के लिए मतलब एरर डिटेक्शन, फिलर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों को रोज़ आधा घंटा पढ़ना है। एंडोसाइनो इडियम क्लासेस पढ़ने में आप लोगों को रोज़ कम से कम 90 मिनट देने पड़ेंगे, तब आप लोगों को ये अच्छे से लर्न हो पाएंगे। इडियम्स बहुत जल्दी लर्न होते हैं लेकिन एंडोसाइनो याद करने में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली आप लोग जब बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को एंडोसाइनो याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रोज़ कम से कम 90 मिनट आप लोगों को इनमें देना है। नेक्स्ट बात कर देती हूँ एक्टिव पैसिव एंड नरेशंस के बारे में। आप लोगों को एक एक दिन 2-2 घंटे बैठकर इसके बेसिक्स क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों को रुक्मणी पब्लिकेशन से रोज़ 10 एक्टिव पैसिव लगाने हैं, 10 नरेशन लगाने हैं। उससे ज़्यादा आप लोगों को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट आप लोगों के एक्टिव पैसिव में लगेंगे, 5 मिनट नरेशन में लगेंगे। 10 मिनट आप लोगों को इसमें रोज़ देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इन 10 मिनट में आप लोगों के सॉल्यूशंस भी लग जाएंगे और एनालिसिस भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट आप लोगों को रोज़ एक लगाना है। 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट रहेगा ये, 10 क्वेश्चन जिसमें होंगे। आप लोगों का ये टेस्ट 6 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। 3 मिनट में आप लोगों को एनालिसिस करने में लगेंगे, 2 मिनट आप लोगों को वॉकैब निकालने में लगेंगे। मतलब टोटल 11 मिनट का टाइम लगेगा आप लोगों को 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इन 11 मिनट में आप लोगों को वॉकैब मिल जाएगी, आपकी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, एनालिसिस हो जाएगा, आप लोगों को अपनी गलतियाँ, वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ आ जाएंगे। आरसी भी आप लोगों को ऐसे ही करना है। रोज़ 10 से 11 मिनट आप लोगों को इसमें देने हैं, जिसमें आप लोगों को 6 मिनट में एक आरसी सॉल्व कर लेना है, बल्कि 5 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग 10 मार्क्स का भी लगा रहे हैं। इसमें 5-5 मार्क्स के आप लोगों को एग्जाम में 3 आरसी देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों को 3-3 मिनट में सॉल्व कर लेने हैं एग्ज़ाम टाइम में। लेकिन जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग रोज़ आराम से 5 मिनट आराम से दे सकते हैं आरसी लगाने में। जब आप लोग 10 मार्क्स का लगा रहे हैं, 5 मिनट आप लोगों को एनालिसिस करने में और वॉकैब निकालने में लगेंगे, 10 मिनट आप लोगों को लगेंगे आरसी में। पैराजम्पल 5 मिनट में 5 पैराजम्पल, एनालिसिस भी हो जाएगा, आंसर भी हो जाएंगे। बहुत सिंपल पैराजम्पल्स आते हैं स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। इस तरीके से अगर मैं पूरा कैलकुलेशन लगाऊं तो मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे आप लोगों को रोज़ देने हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए। मैं ऑल ओवर 3 आवर्स मानकर चल रही हूँ, क्योंकि हर किसी की सीखने की कैपेसिटी सेम नहीं होती।
कोई जल्दी सीखते हैं तो कई लोगों को सीखने में थोड़ा टाइम भी लगता है। मतलब अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे रोज़ इंग्लिश पढ़ेंगे तो 2 महीने में आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगी और आप लोग कम से कम 85 स्कोर इसमें कर पाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को कम से कम रोज़ 4 घंटे जीके, 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 7 आवर्स आप लोगों को पढ़ाई करनी है, प्लस आप लोगों को 2 घंटे के मॉक टेस्ट लगाना है। इस तरीके से 9 आवर्स आप लोग पढ़ाई करके अपना स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट में आप लोगों को 2 घंटे में क्या क्या करना है। जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर सीबीटी एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होता है, वैसे ही आप लोगों को 200 मार्क्स का मॉक टेस्ट लगाना है, जिसके लिए आप लोगों को 2 आवर्स मिलेंगे। आप लोगों को एग्जाम सॉल्व करने के लिए पूरे 2 आवर्स नहीं लेने हैं। जब आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप लोगों को कोशिश करनी है कि 1.5 घंटे में आप लोग एक मॉक टेस्ट अपना सॉल्व कर लें। आधा घंटा आप लोगों को एनालिसिस में देना है। इस तरीके से 2 घंटे आप लोगों को मॉक टेस्ट में देने हैं। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रही हूँ। अगर आप लोगों की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप लोग 1 घंटे में पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपने स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन सीबीटी मॉक टेस्ट के। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोगों को 1.5 घंटे देने हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, आधे घंटा आप लोगों को एनालिसिस करना है। इस तरीके से आप लोगों को अपना 2 घंटे का मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। आप लोग 2 घंटे के मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जीके को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने में मुश्किल से आप लोगों को 6 से 7 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को रीजनिंग सॉल्व करनी है, जिससे आप लोगों को 30 मिनट में सॉल्व कर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ये 20 मिनट में सॉल्व हो जाती है, 30 मिनट में बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। हुए आप लोगों के 36 to 37 मिनट्स। नेक्स्ट बात कर रही थी इंग्लिश के बारे में। 100 मार्क्स की रहेगी, ये आप लोगों को 35 मिनट्स में सॉल्व कर लेनी है। टोटल टाइम आप लोगों का हो गया 72 मिनट्स। एग्जाम में मिलते हैं आप लोगों को 120 मिनट्स। मतलब आप लोगों के पास अभी भी 48 मिनट्स बाकी बचे। यह मैंने 1.5 घंटे फिर भी लिए हैं। 1.5 घंटे तो फिर तो उन कैंडिडेट के लिए बहुत सफिशिएंट हो गए जो लोग थोड़ा नए हैं, बिगनर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे लगने चाहिए मॉक टेस्ट देने में। आधे घंटे में उनका एनालिसिस हो जाएगा। एनालिसिस तो आधे घंटे में बहुत आराम से हो जाता है अगर आप लोग नए भी हैं तो, क्योंकि जब आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो आप लोगों को सॉल्यूशन डायरेक्टली दिख जाते हैं। वोकेबलरी शीट आप लोगों को मिल जाती है अगर आप लोग ऑफलाइन लगाते हैं। ऑनलाइन लगाते हैं तो आप लोगों को हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ वोकेबलरी मिल जाती है। इस तरीके से आप लोगों का आधा घंटे में एनालिसिस हो जाता है। ये हुई मॉक टेस्ट की बात। मैंने आप लोगों को हर सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है वो आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के इस एग्जाम में 160 प्लस स्कोर होगा, क्योंकि 30 स्कोर होगा आप लोगों का जीके में, 45 स्कोर होगा आप लोगों का रीजनिंग में और 85 स्कोर होगा आप लोगों का इंग्लिश में। इस तरीके से आप लोगों का 160 स्कोर हो गया मिनिमम। और जब आप लोग मेहनत करेंगे तो 160 से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मेहनत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। 160 आप लोगों का मिनिमम स्कोर है। कट ऑफ मैंने कितना बताया था इस एग्ज़ाम के लिए वो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ आप लोग 160 स्कोर करेंगे तो आप लोग आराम से ग्रेड सी की जॉब ले लेंगे। आप लोगों को ग्रेड डी की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप लोग 160 मार्क्स इस एग्ज़ाम में लाते हैं। अगर आप लोग मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग 160 कम से कम स्कोर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। यहाँ मैंने एवरेज स्टूडेंट की बात की। एवरेज स्टूडेंट 160 मार्क्स ला सकता है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड गिव योर प्रीशियस फीडबैक। अगर आप लोग मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।